अस्सलाम वालेकुम। टैलेंट न्यूज में खुश आमदीद। मैं हूं हीरा जावेद। शामिल कर लेते हैं न्यूज हेडलाइंस। तो मैं आज आपके सामने बड़ी खुशखबरी सुनाना चाहता हूं कि बजाय 10 रुपए बढ़ाने के हमने फैसला किया है कि 10 रुपए पेट्रोल और डीजल को आज हम कम कर रहे हैं। बिजली का अब हमने फैसला किया है कि 5 रुपए यूनिट हम बिजली कम कर रहे हैं। 5 रुपए यूनिट बिजली कम करने का मतलब कि 20% से 50% आपके बिजली के बिल कम होंगे। और ये भी हम इसके लिए सब्सिडी और बड़ी मेहनत से और जगह से हमने सब्सिडी निकाली। पेट्रोल डीजल 10 रुपए फी लीटर और बिजली 5 रुपए फी यूनिट कम कर रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान ने बड़ी खुशखबरी सुना दी। कौम से खिताब में ग्रेजुएट्स बेरोजगारों को 30,000 रुपए की इंटर्नशिप देने का भी ऐलान किया। आज़ादी सहाफ़त के नाम पे यहाँ माफियाज बैठ के ब्लैकमेल कर रहे हैं। इनके एजेंडे कुछ और हैं, या ऐसे सहाफ़ी बैठे हैं जो पैसे लेके ये सारी गंद उछाल रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं। शोर मचा हुआ है कि आज़ादी सहाफ़त पर पाबंदी लगाई जा रही है। पी का कानून 2016 में बनाया गया, हमने सिर्फ तरमीम की। वज़ीर आज़म इमरान खान की वजाहत। कहा, सोशल मीडिया पर गंद मचा हुआ है। जाली खबरें मुआशरे के लिए बहुत बड़ा मसला है। अच्छे सहाफ़ी पी का कानून से खुश होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। मुल्की सिक्योरिटी और सरहदों की सूरत हाल पर बातचीत। पाक फौज के पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म इमरान खान को असेंबलियां तोड़ने का चैलेंज। कहा, खान साहिब इस्तीफे का ऐलान करें, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। खुद इस्तीफा दे दो वरना जियाली इस्लामाबाद आ रहे हैं। घर चले जाओ वरना जमहूरी हमला करके घर भेज देंगे। जरदारी ने भुट्टो की सियासत को खत्म कर दिया। बिलावल सिंध के सरकारी वसाइल इस्तेमाल करना छोड़ दें। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का जवाबी वार। कहा, सिंध की तकदीर बदलने का वक्त आ गया है। सोच बदलेंगे तो सिंध बदलेगा। और जहां जहां से गुजर रहे हैं एक बहुत बड़ी तादाद उनके साथ शामिल होके इंशाअल्लाह ताला 8 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचेगी। मुझे पता चला है कौम से खिताब कर रहे हैं। कौम खिताब सुन सुन के अब इनके जो है ना, इसलिए आज खिताब में जो कहेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा ख्याल है वही शुरू कर देंगे कि किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं बख्शूंगा। अब भाई अपने जो आपके करतूत हैं उनको बख्शवाने का वक्त आ गया और अवाम आपको नहीं छोड़ेगी। पीटीआई रहनुमा पिकनिक मनाने सिंध में निकले हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का शाह महमूद कुरैशी के एक्शन पर रिएक्शन। कहा, हुकूमत को आईनी तरीके से घर भेजेंगे। बिलावल भुट्टो इस बेहिस हुकूमत को नींद से जगाएंगे। जरदारी साहिब तैयार हो जाओ, इमरान खान ने बल्ला उठा लिया है। वफाकी वजीर असद उमर की पीपल्स पार्टी पर जवाबी गोलाबारी। कहा, लुटेरों का वक्त खत्म होने वाला है, सिंध के लोगों को इंसाफ दिलवाएंगे। पीटीआई मार्च, चोकरों का मार्च, असद उमर मौशरत के कोरगन। शाह महमूद के खिताब के दौरान लोग दिखाए जाएं तो हकीकत खुल जाएगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी सैयद गनी का तंजियावार। कहा, बिलावल भुट्टो के लॉन्ग मार्च का तारीखी इस्तकबाल किया गया। हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में पेशरफ्त। अपोजिशन कौमी असम्बली इजलास बुलाने की ख्वाहिशमंद।
درخواست مارچ کے پہلے ہفتے جمع کرانے کا پلان۔ ایم کیو ایم کے پاس تمام آپشن کھلے ہیں، حکومت اپنے معاملات ٹھیک کرتی ہے تو ساتھ کھڑے ہوں گے۔ خالد مقبول صدیقی کی وارننگ، کہا تحریک عدم اعتماد میں کس کا ساتھ دیں گے ابھی کچھ معلوم نہیں۔ چودھری شجاعت سے سراج الحق کی ملاقات، عدم اعتماد پر شہباز شریف سے 3 سوالوں کے جواب کا انتظار۔ مسلم لیگ کاف کے رہنما کی گفتگو، ہم دیکھو انتظار کرو کی پالیسی پر عمل پیرا ہے، امیر جماعت اسلامی کا جواب۔ بینکنگ کورٹ نے شوگر ملز کے ذریعے منی لانڈرنگ کے کیس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر فرد جرم 10 مارچ تک مؤخر کر دی۔ ملزمان کے وکلا کی جانب سے آج دلائل نہ دینے کی استدعا۔ ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے بتایا کہ ملزمان کو صاف کاپیاں فراہم کر دی ہیں، بلا وجہ کیس التوا کا شکار کر رہے ہیں۔ ریاست مدینہ کے جھوٹے دعوے دار بنتے ہو، تم بتاؤ کہ توشہ خانہ میں تم نے کیا کیا اپنی جیب میں ڈالا ہے۔ پاکستانی قوم یاد ہے نا، یہ کہتا تھا میرا بڑا دل کرتا ہے میں لوگوں کو جیلوں میں ڈالوں، کبھی کہتے یہ منی لانڈرر ہے، اس نے یہ اکاؤنٹ چھپایا ہے، فلاں چپڑاسی کے نام پر پیسہ آیا ہے۔ 4 سال سے مسلم لیگ جو ہے وہ یا جیلیں بھگت رہی ہے یا وہ عدالتوں میں روز پیشیاں بھگت رہی ہے۔ ملک کی معیشت تباہ ہو چکی، کہاں ہے نیا پاکستان؟ حمزہ شہباز کا سوال، کہا نااہل حکمرانوں نے ایک وعدہ بھی پورا نہیں کیا، اب وقت آ گیا ہے قوم ان سے ایک ایک پائی کا حساب لے۔ ایک اور تاریخ، مقدمہ اتنا کمزور ہے تو شہباز شریف عدالت سے بھاگ کیوں رہے ہیں؟ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا طنز، کہا روزانہ سماعت اور لائیو کوریج سے مخالفت کیوں؟ شریف فیملی کو پتا ہے بھاگنے میں ہی عافیت ہے۔ عمران صاحب شہباز شریف سے اتنا خوف زدہ کیوں؟ عدالتی کارروائی لائیو دکھانے کا مطالبہ سب سے پہلے نون لیگ نے ہی کیا تھا۔ مریم اورنگزیب کی جوابی تیر اندازی، کہا شہباز شریف کی ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی، ابھی تو بہت کچھ آنا باقی ہے، آپ ابھی سے گھبرا رہے ہیں۔ ایک طرف کہتے ہیں جی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے اندر پاکستان کی رینکنگ نیچے آ رہی ہے، دوسری جانب یہ پاکستان کا جو جوڈیشل پروسیس ہے اس پروسیس کو انصاف کے راستے کے اندر سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ اس وقت سب سے طاقتور کون ہے جس کا کیس چل رہا ہے؟ یا وہ شہباز شریف ہے یا آصف علی زرداری۔ شہباز شریف کی ایک دھیلے کی نہیں بلکہ اربوں کی کرپشن پکڑی گئی۔ فروخ حبیب کے لیگی رہنماؤں پر تنقیدی باؤنسرز، کہا اگر انہوں نے کرپشن نہیں کی تو کیوں کیسز التوا میں ڈالتے ہیں؟ ان کے وکیل ہر بار بیمار ہو جاتے ہیں۔ ڈالر پھر آؤٹ آف کنٹرول، انٹر بینک میں امریکی کرنسی کی قدر میں 36 پیسے اضافہ، 177 روپے 47 پیسے پر بند۔ یورپین یونین کا روس پر نئی شدید پابندیوں کا اعلان، فیفا نے بین الاقوامی میچز میں روسی پرچم اور ترانے کے استعمال پر پابندی عائد کر دی۔ سلامتی کونسل میں یوکرین سے متعلق اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا ہنگامی اجلاس آج بلانے کی قرارداد منظور۔ یورپین یونین نے یوکرینی مہاجرین کو 3 سال تک یورپ میں رہنے کی اجازت دے دی۔
कैफ कई घंटों की खामोशी के बाद एक बार फिर धमाकों से गूंज उठा। यूक्रेन के सदर ने अगले 24 घंटे इंतहाई अहम करार दे दिए। कहते हैं बेलारूस भी मॉस्को के जुर्म का शरीक है। रूस यूक्रेन जंग ने खाम ऑयल की कीमतें बढ़ा दी। आलमी मंडी में ब्रेंट खाम तेल की कीमत $102 से तजावुज कर गई। गंदम की कीमत में 6% और मकई की कीमत में 4% इजाफा। सोने की कीमत भी $27 इजाफे से $1914 फी औंस हो गई। यूक्रेन से पाकिस्तानी तलबा का इनखला जारी। पाकिस्तान के सफीर नोएल इसराइल खोकर कहते हैं यूक्रेन से ज्यादातर तलबा निकाल दिए गए। 700 तलबा ताहाल यूक्रेन में हैं। इनखला के अमल में बहुत सी मुश्किलात हैं। फ्लाइट्स बंद हैं, पेट्रोल दस्तयाब नहीं, बैंकिंग सिस्टम बैठ चुका। बहुत जल्द तमाम पाकिस्तानियों को यूक्रेन से निकाल लिया जाएगा। कोरोना के मस्बत केसेस की शरह में कमी। 24 घंटों में 5 मरीज इंतकाल कर गए। 856 अफराद कोरोना में मुब्तला। मरीजों की तादाद 15,09,360। अमवात 30,178 हो गई। 14,43,284 मरीज सेहतियाब। 50,000 जेर इलाज। 1,052 मरीजों की हालत तशवीशनाक। और ऑस्ट्रेलियाई टीम का पाकिस्तान आना भारत को ना भाया। दुश्मन मुल्क घटिया हरकतों पर उतर आया। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली रोकने के लिए साजिशें शुरू कर दी, लेकिन मुंह की खाना पड़ी। ऑस्ट्रेलियाई टीम को जाली अकाउंट से धमकी आमेज पैगामात भेजे। पिछले भारतीय गुजरात का शहरी तेवारी मुलव्विस निकला। बुलेटिन का आगाज आपको बताएं, हमने जिस मुल्क के लिए जंग लड़ी उसने 400 से ज्यादा ड्रोन हमले किए। ये हमारे लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत शर्मनाक था। वजीर आजम इमरान खान ने कौम से खिताब में कहा कि मुशर्रफ के दौर में ड्रोन हमले हुए जो जमहूरी लीडर नहीं था, मगर नवाज शरीफ और जरदारी के दौर में भी जमहूरी रहनुमाओं ने ड्रोन हमलों पर कोई आवाज नहीं उठाई। हमारे मुल्क में 400 से ज़्यादा ड्रोन अटैक्स किए गए। हमारे ही दोस्त के जिसके लिए हम जंग लड़ रहे थे। उससे भी ज़्यादा शर्मनाक चीज़ क्या है कि मिलिट्री डिक्टेटर्स तो हमेशा तारीख़ है पाकिस्तान की कि वो हमेशा चाहते हैं कि दुनिया उनको एक्सेप्ट करे, उनको माने, उनको लेजिटिमाइज़ करे, और वो हमेशा आसान होते हैं सुपर पावर्स के लिए इस्तेमाल करना। लेकिन जनरल मुशर्रफ के दौर में तो सिर्फ 10 ड्रोन अटैक्स हुए। लेकिन जो 2 डेमोक्रेटिक लीडर्स आए, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ, 10 साल, इनके 10 साल में 400 ड्रोन अटैक्स हुए। अब मैं सवाल ये, और मैं फिर से वापस आता हूं कि आज़ाद फॉरेन पॉलिसी क्या होती है। आज़ाद फॉरेन पॉलिसी तो ये होनी चाहिए थी कि ये 2 डेमोक्रेटिक लीडर्स को अमेरिका को कहना चाहिए था कि हमारे जब आप बमबारी कर रहे हैं, हमारे लोग मार रहे हैं, उसमें औरतें बच्चे मार रहे हैं, बेकसूर लोग मार रहे हैं, तो क्या 2 डेमोक्रेटिक लीडर्स को स्टैंड नहीं लेना चाहिए था उसके ऊपर? एक स्टेटमेंट नहीं दी दोनों ने, बल्कि आसिफ जरदारी ने उसको एक बॉब वुडवर्ड जो बहुत बड़ा सहाफ़ी है अमेरिका का, वो अपनी किताब में लिखता है कि इसने, आसिफ जरदारी ने अमेरिका के आर्मी चीफ को कहा कि कोलैटरल डैमेज से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जो ड्रोन अटैक से जो बेकसूर लोग मरते हैं।
اور یہ کیوں ہے؟ میں صرف آپ کو اس لیے یہ شروع میں بات فارن پالیسی کی یہ اس لیے ہے کہ جب ملک کے سربراہوں کے پیسے اور جائیداد ملک سے باہر پڑی ہوتی ہے، جب ان کے اربوں ڈالرز کی پراپرٹی اور بینک بیلنسز آف شور اکاؤنٹس ہوتے ہیں، وہ کبھی اس ملک کی بہتری کے لیے فائدہ نہیں کرتے، وہ اپنے پیسے بچانے کے لیے کرتے ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں عوام کے لیے خوشخبری، پیٹرول ڈیزل 10 روپے فی لیٹر اور بجلی 5 روپے فی یونٹ کم کر رہے ہیں۔ تو میں آج آپ کے سامنے بڑی خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ بجائے 10 روپے بڑھانے کے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 10 روپے پیٹرول اور ڈیزل کو آج ہم کم کر رہے ہیں۔ اب پھر سے میں آپ کو بتاؤں کہ بجلی 60% امپورٹڈ فیول سے بنتی ہے، جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ جیسی باہر گیس مہنگی ہوتی ہے، کوئلہ مہنگا ہوتا ہے، تیل مہنگا ہوتا ہے، تو یہاں ہمارا جس کو کہتے ہیں فیول ایڈجسٹمنٹ چارج وہ بن جاتا ہے، ہماری بھی چیزیں اوپر چلی جاتی ہیں۔ ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ ہم اپنے لوگوں کو اب اس سے بچائیں گے۔ اگر ڈیمز بنا لیتے پہلے تو پاکستان کو تو بڑی سستی بجلی ملتی تھی، کیونکہ پانی سے جو بجلی بنانی ہے وہ ہمارے لیے، ہمیں تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ باہر مہنگائی ہو یا نہ ہو، لیکن کوئی ڈیمز نہیں بنائی۔ 50 سالوں میں پاکستان میں کوئی ڈیمز نہیں بنی۔ ہم 10 ڈیمز بنا رہے ہیں اب پاکستان میں، اور انشاءاللہ اگلے 5 سے 10 سالوں کے اندر یہ ساری ڈیمز آ جائیں گی، اور اس سے انشاءاللہ ہمیں اگر باہر قیمتیں بھی بڑھیں گی تو انشاءاللہ ہم بچ جائیں گے اس سے۔ تو میں بجلی کا اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 5 روپے یونٹ ہم بجلی کم کر رہے ہیں۔ 5 روپے یونٹ بجلی کم کرنے کا مطلب کہ 20% سے 50% آپ کے بجلی کے بل کم ہوں گے، اور یہ بھی ہم اس کے لیے سبسڈی اور بڑی محنت سے اور جگہ سے ہم نے سبسڈی نکالی ہے۔ اور میں یہ کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ لوگوں کو ہوتا ہے بجلی اور پیٹرول اور ڈیزل، اس کی وجہ سے ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اگلے بجٹ تک ان 2 چیزوں کے اوپر ہم اب کوئی اضافہ بھی نہیں کریں گے، اور اس سے پہلے ہم نے یہ ان کو کم بھی کر دیا۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ پورے ملک کے عوام کی آواز ہے۔ بلاول بھٹو کرپٹ اور نااہل حکومت کے خلاف نکلے ہیں۔ بلاول بھٹو اس بے حس حکومت کو نیند سے جگائیں گے، حکومت کو آئینی طریقے سے گھر بھیجیں گے۔ پی ٹی آئی رہنما پکنک پر سندھ میں نکلے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی 8 مارچ کو اسلام آباد پہنچے گی، تاکہ اس بے حس، اس نااہل، اس سلیکٹڈ حکومت کو پورے پاکستان کے لوگ، اس لیے کہ بلاول صاحب ابھی سندھ سے گزر رہے ہیں، پھر پنجاب آئیں گے، جب پنجاب پہنچیں گے بارڈر پہ ان کو بلوچستان کے لوگ جوائن کریں گے، خیبر پختونخوا کے لوگ ان کو پنڈی میں آ کے جوائن کریں گے، آزاد کشمیر گلگت بلتستان سے لوگ جوائن کریں گے، اور پورے پاکستان کی آواز بن کے وہ اس بے حس حکومت کو اپنی نیند سے جگائیں گے، تاکہ وہ باقی جو بد زبانی کر رہی ہے اس سے ہٹ کے عوام کی خدمت کا سوچے۔ لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ یہ نہیں سوچیں گے، اور ایک ہی حل ہے کہ اب عمران خان نیازی کی حکومت کو ہٹنا ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی جلد وہ دن آئے گا کہ لوگوں کو اپنی ایک حقیقی جمہوری حکومت ملے گی۔ دیکھیں یہ پورے ملک کے عوام کی آواز اب بن چکی ہے، اور بلاول صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ جو الیکٹڈ نمائندے ہیں، جو کولیشن پارٹنرز ان کے بنے ہوئے ہیں، جو آئے دن خود کوئی نہ کوئی الزام لگاتے رہتے ہیں اس حکومت کے اوپر وفاق کی، ان کو اب لوگوں کی آواز کے اوپر لبیک کہنا چاہیے، اور ایک آئینی طریقے سے اعلان ہو چکا ہے کہ ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے گا، اس میں ساری پولیٹیکل پارٹیز کو کہا ہے کہ وہ عوام کی آواز، جنہوں نے انہیں الیکٹ کیا ہے، وہ بنے اور عمران خان سے جان چھڑائیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں وفاقی وزیر اسد عمر اور صدر سندھ پی ٹی آئی علی زیدی
सिंध हुकूक मार्च के दौरान गाड़ी से उतरकर तबाहाल कादिरपुर रूरल हेल्थ सेंटर पहुंच गए। हेल्थ सेंटर की इमारत खस्ताहाल और अमला मौजूद नहीं था। अली जैदी की बिलावल भुट्टो और सिंध हुकूमत पर शदीद तनकीद। तफसीलात मुलाहिजा करें इस खुसूसी रिपोर्ट में। सेंटर है जो बड़ा होता है, अब हमारे पास है। मैं चैलेंज करना चाहता हूँ बिलावल को कि जो तुमने घर में अपने पेट्स पाले हुए, पेट्स, उनका भी तुम इलाज यानी कराओगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिंध हुकूक रैली कारवां जब कादिरपुर पहुंचा तो सड़क के करीब वाक़े कादिरपुर रूरल हेल्थ सेंटर पर अली जैदी ने गाड़ियां रोक दी और वफाकी वजीर असद उमर और मीडिया के नुमाइंदों के हमरा कादिरपुर हेल्थ सेंटर का दौरा किया और सेंटर की हालत देखकर हैरान रह गए, क्योंकि हेल्थ सेंटर की इमारत इंतहाई खस्ता हालत में थी, जबकि जगह जगह ईंटें और टूटा फूटा सामान पड़ा था और सेंटर की छतों का प्लास्टर उखड़ रहा था। अस्पताल के बेड्स और दीगर सामान की हालत भी खराब थी। जब पीटीआई रहनुमा अस्पताल पहुंचे तो वहां अमला भी मौजूद नहीं था और न ही मरीजों को इलाज और मुआवजे की किसी किस्म की सहूलत नजर आई। इस मौके पर वफाकी वजीर असद उमर का कहना था कि ये तो रूरल हेल्थ सेंटर है, लेकिन पंजाब और केपीके में बुनियादी सेहत मराकज का दौरा करें, आपको पता चलेगा कि हेल्थ सेंटर्स क्या होते हैं। रूरल हेल्थ सेंटर है जो बड़ा होता है, जी जी, जो छोटा होता है ना बीएचयू, बेसिक हेल्थ यूनिट। अब हमारे पास आए, हम आपको दिखाते हैं कि तहरीक इंसाफ बेसिक हेल्थ यूनिट बुनियादी सेहत मरकज कैसा बना रही है। इस मौके पर पीटीआई सिंध के सदर अली जैदी का कहना था कि इस सूरत हाल पर अफसोस ही किया जा सकता है, क्योंकि ये सिंध के अवाम के साथ ज्यादती है, इसलिए कि पीपल्स पार्टी 15 साल से सूबे पर हुक्मरानी कर रही है और सेहत की सहूलतों का ये आलम है। उन्होंने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को मुखातिब करके कहा कि मैं चैलेंज करता हूँ। मैं चैलेंज करना चाहता हूँ बिलावल को कि जो तुमने घर में अपने पेट्स पाले हुए हैं, पेट्स, जो तुम जानवर नहीं होते, कुत्ते बिल्लियां घर में जो पेट्स पाले हुए, उनका भी तुम इलाज यानी कराओगे। तुम समझते हो पाकिस्तानी यहाँ इलाज कराएगा आप लोग? कि उन्होंने जो अपने घर में कुत्ते पाले हुए हैं, इस सेंटर में वो उनका भी इलाज नहीं कराएंगे और फिर दावा करते हैं कि हमने सिंध में सेहत की बहुत सहूलतें दी हैं। बैंकिंग कोर्ट ने शुगर मिल्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म 10 मार्च तक मौखर कर दी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत दीगर के खिलाफ शुगर मिल्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत दीगर मुल्जिमान ने अदालत के रूबरू पेश होकर हाजिरी मुकम्मल करवाई। मुल्जिमान के वकला ने इस्तदा की कि अदालत में वकला की हड़ताल है, आज दलाइल नहीं दे सकते। हमजा शहबाज की जानिब से सेनेटर आजम नज़ीर तारर ने वकालतनामा जमा करवा दिया। FIA प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि मुल्जिमान को साफ कॉपियां फराहम कर दी हैं। मुल्जिमान बिला वजह केस इल्तवा का शिकार कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन ने रूस पर नई शदीद पाबंदियों का ऐलान कर दिया। फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा ने बैनुल अक़वामी मैचेस में रूसी परचम और तराने के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी। सलामती कौंसिल में यूक्रेन से मुतल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का हंगामी इजलास आज बुलाने की करारदाद मंजूर कर ली गई। यूरोपियन यूनियन की ऐलान करदा पाबंदियों का सामना बेलारूस को भी करना पड़ रहा है। एयर स्पेस समेत रूसी मीडिया को भी फौरी बंद कर दिया गया है। यूरोपियन यूनियन के मुताबिक यूक्रेन जंग जारी रही तो 70 लाख अफराद के बेघर होने का इम्कान है। यूरोप में दाखिल होने वाले महाजरीन को पनाह के लिए दरख्वास्त देने का नहीं कहा जाएगा और यूक्रेनी महाजरीन को 3 साल तक यूरोप में रहने की इजाज़त होगी। कैफ कई घंटों की खामोशी के बाद एक बार फिर धमाकों से गूंज उठा। यूक्रेन के सदर ने अगले 24 घंटे इंतहाई अहम करार दे दिए। यूक्रेन में रूसी फौज की कार्रवाइयां जारी हैं। कई घंटों के सुकून के बाद कैफ में धमाकों की आवाज़ें दोबारा सुनी गई हैं। यूक्रेनी फजाइया रूसी फौजी काफिलों पर ड्रोन हमले कर रही है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के साथ बेलारूस को भी बराबर का शरीक ठहराते हुए कहा कि रूस बेलारूस से यूक्रेन पर मिसाइल हमले कर रहा है।
बात करें पैंडेमिक कोरोना वायरस की तो कोरोना के मस्बत केसेस की शरह कम होकर 2.5% तक पहुंच गई है। 24 घंटों में 5 मरीज इंतकाल कर गए। पाकिस्तान में 24 घंटों के दौरान 856 अफराद कोरोना में मुब्तला हो गए। मरीजों की तादाद 15,09,360 जबकि अमवात की तादाद 30,178 हो गई। अब तक 14,43,284 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। 50,000 मरीज ज़ेर इलाज हैं जबकि 1,052 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। आगे बढ़े और आपको बताएं, कराची में अवाम डाकुओं के रहमो करम पर हैं। कोरंगी में डाकुओं की फायरिंग से निजी कंपनी की कैश वैन लूटने के दौरान मज़ाहमत पर 2 सिक्योरिटी गार्ड्स और कॉलेज जाते हुए डकैती की वारदात देखने वाला नौजवान मुसल्लह अफराद की फायरिंग से जाँ बहक हो गया। तफसीलात इस रिपोर्ट पे देखिए। कराची शहर इस वक्त डाकुओं जराइम पेशा नासिर के नरगे में है, जहां शहर का कोई गोशा महफूज नहीं। दौरान डकैती मज़ाहमत पर 24 घंटों के दौरान एक तालिब इल्म समेत 3 अफराद जान से हाथ धो बैठे जबकि मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से एक डाकू भी मारा गया। कराची के इलाके कोरंगी गोदाम चौरंगी के करीब करोला कार में सवार मुसल्लह मुल्जिमान की जानिब से निजी कंपनी की कैश वैन लूटने की कोशिश की गई। ताहम वैन में सवार सिक्योरिटी गार्ड की मज़ाहमत पर डाकुओं और सिक्योरिटी गार्ड में फायरिंग का तबादला हुआ। 2 तरफा फायरिंग में 2 सिक्योरिटी गार्ड्स और एक डाकू जाँ बाग हो गए। SSP फैसल बशीर के मुताबिक मुसल्लह मुल्जिमान कार में कैश वैन का पीछा कर रहे थे। दूसरी जानिब लांडी में कॉलेज जाने वाले तालिब इल्म मोहम्मद उस्मान की सिर्फ इसलिए मुसल्लह अफराद ने गोली मारकर जान ले ली कि उसने वारदात क्यों देखी। उस्मान के दोस्त ने बताया कि उस्मान मुझे घर से लेने आ रहा था कि फायरिंग की आवाज आई। मैं दौड़कर बाहर भागा तो देखा कि उस्मान दरवाजे पर जख्मी हालत में गिरा हुआ था। मैंने पूछा तो उसने बताया कि मुसल्लह अफराद लोगों को लूट रहे थे, जिसे मैंने देख लिया, जिस पर उन्होंने मुझे गोली मार दी। दोस्त के मुताबिक उसे फौरी अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वो जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसा। इसी तरह शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुसल्लह अफराद ने दौरान डकैती मुतादिद अफराद को गोली मार दी। वाक़े की इत्तला मिलते ही सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख अस्पताल पहुंच गए। 9:45 8:30 बजे का वाक़या है। अभी तक इन्हें इलाका पुलिस देखने में नहीं आई है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद MLO ने एंट्री करा दी है, पुलिस देखने में नहीं आई है। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत आवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। उसको मार्च से फुर्सत नहीं और कराची में दिन दिहाड़े लोगों की जान ली जा रही है। पुलिस जराइम पर काबू पाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं, कौमी क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए प्रैक्टिस का आगाज कर दिया है। पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेटर्स का प्रैक्टिस सेशन सुबह 11:30 बजे शुरू हुआ। प्रैक्टिस सेशन में कप्तान बाबर आजम, इमामुल हक, फवाद आलम, साजिद खान, नुमान अली, सऊद शकील और सरफराज अहमद शरीक हुए। अजहर अली और नसीम शाह आज कौमी टीम को ज्वाइन करेंगे। खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस के दौरान बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें की। विकेट कीपर बैट्समैन रिजवान अहमद और पेसर शाहीन शाह अफरीदी ने भी PSL 7 के फाइनल के बाइस कौमी टीम को ज्वाइन नहीं किया। कौमी क्रिकेट टीम का प्रैक्टिस सेशन सुबह 11:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक जारी रहा। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए टैलेंट न्यूज़।